हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है स्वार्थी बेटी। अवंतिका ने अभी अभी रसोई का काम निपटाया ही था कि अचानक दरवाजे की घंटी बज पड़ी। रात के 9 बज रहे थे। भला इस समय कौन आया होगा। अवंतिका दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि इतने में सासू माँ भारती जी अपने कमरे से निकलकर बाहर आई और आकर दरवाजा खोल दिया। सासू माँ की फुर्ती देखकर अवंतिका हैरान रह गई। अभी थोड़ी देर पहले तक तो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपने कमरे से निकलकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खा ले। खाना भी अवंतिका ने उनके ही कमरे में परोसा था। ऊपर से दूसरी हैरानी की बात ये थी कि उनके दरवाजा खोलते ही ननद नंदोई अनुराग और राशि अंदर आए। इतनी रात को अचानक दोनों कैसे आ गए, वो भी अपने 2 साल के बेटे के बिना, जिसका बहाना कर वो लोग रात को अक्सर आने से बचते थे। उन्हें देखकर अवंतिका मुस्कुराकर कुछ पूछने को ही हुई कि वो लोग चुपचाप भारती जी के पीछे पीछे उनके कमरे में चले गए। ना कोई नमस्ते, ना ही कुछ और। कमरे में पहुंचते ही भारती जी ने भी दरवाजा बंद कर लिया। ये देखकर अवंतिका हैरान थी। आखिर चल क्या रहा था घर में। अवंतिका सारे विचारों को झटक कर अपने कमरे में गई तो उसके पति शुभम ने उससे पूछा, कौन आया है। अनुराग जी और राशि आए हैं इतनी रात को। पता नहीं, मम्मी जी के कमरे में हैं, दरवाजा अंदर से बंद है। आखिर चल क्या रहा है हमारे घर में। रहने दो, तुम इग्नोर करो। अब दरवाजा अंदर से बंद ही कर लिया है तो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं भी सो रहा हूं। कहकर शुभम दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। पर उसका व्यवहार अवंतिका को बड़ा अजीब लगा। सचमुच यह व्यवहार अजीब था। जिस बहन के आने पर भाई दौड़ता हुआ उससे मिलने चला जाता था, आज उसके आने पर दूसरी तरफ मुंह करके सोया है। आखिर क्या कहें इसे। अभी 2 महीने पहले तक सब कुछ सही था। घर में ससुर जी, सासू माँ भारती जी, शुभम और अवंतिका और उनका 4 साल का बेटा प्रिंस ही थे। घर में ससुर जी की ही चलती थी, जिनके सामने भारती जी ज्यादा कुछ नहीं कह पाती थी। भारती जी का अधिकतर झुकाव अपनी बेटी की तरफ ही रहता था। अक्सर कई बार राशि से संबंधित बातों को लेकर वो अवंतिका और शुभम को सुना देती थी, पर उनके पति अपने बेटे बहू का ही साथ देते थे, इसीलिए उन्हें चुप होना पड़ता था। कई बार उनके पति उन्हें समझा चुके थे, यूं बेटे बहू पर दबाव मत डाला करो, बेटी तो आते से ही आएगी, पर बेटे बहू ही तुम्हारे साथ होंगे। तब भारती जी चिढ़कर कहती थी, आजकल कोई बेटा बहू निहाल नहीं करते। लेकिन अभी 3 महीने पहले ससुर जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें लकवा हो गया। इस कारण से वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ गए। उस दौरान उन्हें संभालने का काम शुभम और अवंतिका ने ही किया था। राशि को तो 1-2 बार उनसे मिलने आई और 2-3 घंटे रुककर चली गई। जब कुछ सप्ताह बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उस दौरान अवंतिका ने राशि से मदद जरूर मांगी थी, पर उसने अपने बच्चे का बहाना कर दिया और वो आई नहीं। जबकि उसके सास ससुर ने खुद शुभम के सामने उसे वहां रहने के लिए कह दिया था। वो लोग तो अपने पोते की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हो गए थे, पर राशि आई नहीं। यहाँ तक कि उसके पति अनुराग ने भी काम का बहाना कर दिया। जब 2 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई, बस तब से सब कुछ बदल गया। तब तो 15 दिन राशि यहाँ रुकी भी, और तब से इस 1.5 महीने में तकरीबन 10 बार चक्कर लगा भी चुकी थी। यहाँ तक कि अनुराग जी भी अब उसके साथ बार बार यहाँ आ रहे थे। जब यह सब शुभम को अजीब लगा तो उसने इस बारे में पिछली बार भारती जी से बात की। उसकी बात सुनकर भारती जी नाराज हो गई। भारती जी ने जो कुछ कहा उसके बाद शुभम पूरी तरह से चुप हो गया। भारती जी ने कहा था, राशि और अनुराग जी सही कहते हैं, तुम लोग पूरी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाना चाहते हो। अभी तो मेरी बेटी क्यों आ रही है यही सवाल करेगा, लेकिन कल को मुझे ही वृद्ध आश्रम छोड़कर आ जाओगे। यह सुनकर शुभम सकते में आ गया था। इतने दिनों में इतना जहर भर दिया इन लोगों ने भारती जी के मन में, उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था।
उसने उन्हें समझाना भी चाहा, लेकिन वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस उसके बाद से शुभम राशि के आने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था। खैर, अवंतिका अपने पलंग पर आकर लेट गई। चाय पानी के लिए उसने पूछा नहीं, क्योंकि वो अगर पूछने भी जाती तो भारती जी या राशि इल्जाम लगा देती कि ये लोग हमारी बातें सुनने के लिए आए हैं। वैसे भी ये रिश्ता ऐसा हो चुका था कि अब ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं था। थोड़ी देर बाद दरवाजा बंद होने की आवाज आई। राशि और अनुराग शायद चले गए थे। अवंतिका ने बाहर आकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था और भारती जी का कमरा भी। तो वो अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह उठी तो सब कुछ नॉर्मल था। उसने अपने बेटे को तैयार किया और स्कूल रवाना कर दिया। इधर शुभम भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तैयार होकर बाहर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आया ही था कि इतने में भारती जी हाथ में कोई पेपर लिए उसके पास आई और शुभम के सामने रखते हुए बोली, शुभम, जाने से पहले इन पेपर पर साइन कर देना। शुभम ने हैरानी से उन पेपर की तरफ देखा और कहा, ये कैसे पेपर हैं? गांव की जमीन के पेपर हैं जो आज भी तुम्हारे दादाजी के नाम पर है। तुम्हारे पापा को तो बोलते बोलते भी उन्होंने अपने नाम नहीं करवाई थी। अब मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं उसे बेचना चाहती हूँ। इसके लिए वो जमीन मुझे अपने नाम करवानी है, इसलिए तुम्हारा हक त्याग चाहिए। राशि ने भी साइन कर दिए हैं। आपको पैसों की जरूरत है, पर किस लिए? शुभम ने सवाल किया। तुझे उससे क्या? भारती जी ने कहा। शायद पैसों की जरूरत आपको नहीं, आपके बेटी दामाद को है। शुभम ने सवालिया नजरों से देखा तो भारती जी एक बार को तो झेप गई। हाँ, है जरूरत। मेरी बेटी जमाई को उनका बिजनेस सेट करने के लिए पैसों की जरूरत है और ये पैसा मैं उसी को दूंगी। तेरा क्या है? तेरे पास तो सरकारी नौकरी है, पर मेरी बेटी जमाई तो परेशान हो रहे हैं ना। ये सुनकर शुभम और अवंतिका दोनों सकते में आ गए। मम्मी, सरकारी नौकरी मुझे घर बैठे नहीं मिली है। मैंने भी मेहनत की है, तब जाकर ये नौकरी मिली है। और रही बात तुम्हारी बेटी जमाई की, तो उनके पास कोई कमी नहीं है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अरे अनुराग जी तो खुद एकलौते बेटे हैं, अपने पापा का साथ दें तो खुद बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, पर वो तो करना ही नहीं चाहते हैं। शुभम ने कहा। पर भारती जी तो ज्यादा ही गुस्सा हो गई। उन दोनों ने भारती जी को समझाना चाहा, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर थक हार कर शुभम ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं ये जमीन बेचने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे भी मेरा हक चाहिए। देखा, आ गया ना अपनी वाली पर। सच ही कहती थी ना मैं, बेटा बहू कभी निहाल नहीं करते। जो कहना है वो कहो मम्मी। बेटे बहू तो वैसे भी बदनाम है, पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बेटी दामाद के प्यार में मैं रोड पर नहीं आना चाहता। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, फिर भले अपना हिस्सा उसे दो या अपनी बेटी पर लुटाओ, चाहे कुछ भी करो। आखिर शुभम ने कहा। आखिर भारती जी ने शुभम को काफी कुछ सुनाया, ये सोचकर कि वो मान जाएगा, लेकिन शुभम झुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब भारती जी ने राशि और अनुराग को भी फोन लगा दिया, तो वो दोनों भी उसी समय आ गए। पर शुभम की जिद के आगे वो भी कुछ नहीं कर पाए। आखिर तब राशि बोली, भूल मत, ये मकान मम्मी का है। ये आज चाहे तो तुम लोगों को घर से निकाल सकती हैं। मकान तो इसी के नाम पर है। अचानक भारती जी ने कहा। क्या? आपने मकान भैया के नाम पर कर दिया? ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हो आप? राशि ने कहा। अरे 2 कमरों का ही तो मकान था, इसे पूरा बनवाने के लिए लोन उठाना था। अब इसकी सरकारी नौकरी थी तो कम ब्याज के कारण तेरे पापा ने ये मकान इसके नाम कर दिया। मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है? सच में अकल नहीं है आप में। पहले पापा से बातें सुनती रहती थी, अब भाई की बातें सुनती रहो। तुम इसी लायक हो। राशि चिल्लाते हुए बोली। बेटा, क्या बोल रही है तू? अचानक राशि इस तरह से बोलते देखकर भारती जी ने कहा, अब क्यों बेवजह समय खराब कर रही हो? जो जमीन से हिस्सा मिल रहा है वो हिस्सा ले लो और चलो यहाँ से। अचानक अनुराग ने कहा। उसकी बात सुनकर राशि ने वो पेपर भारती जी के हाथ से ले लिए और वहीं फाड़ कर फेंक दिए। नहीं करना मुझे कोई हक त्याग, मुझे तो मेरा भी हिस्सा चाहिए, कहकर राशि पैर पटकती हुई वहां से अनुराग के साथ रवाना हो गई। भारती जी सब देखते ही रह गई, कैसे बेटी जमाई ने एकदम से रंग बदल दिया। मम्मी, हो गई तसल्ली?
यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे, पर आपको समझ में नहीं आ रही थी। अचानक अवंतिका ने कहा, अरे, जो बेटी अपने बीमार पिता के लिए नहीं आ पाई, अचानक उसके पास इतना वक्त कैसे आ गया कि उनके मरते ही वो आपके पास बार बार आने लगी। कभी कभी कुछ खून के रिश्ते भी स्वार्थी होते हैं, शुभम ने कहा। आखिर शुभम और अवंतिका की बात सुनकर भारती जी अपना सा मुंह लेकर रह गईं। कुछ समय बाद शुभम ने वो पुरानी जमीन बेचकर आए हुए पैसों में से उसके 3 हिस्से कर दिए। राशि को उसका हिस्सा दे दिया और एक हिस्सा भारती जी के नाम कर दिया। लेकिन उसके बाद ये रिश्ता वहीं हमेशा के लिए खत्म हो गया। ना ही राशि इस रिश्ते को निभाना चाहती थी और ना ही अब जब भारती जी इस रिश्ते को रखना चाहती थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।